आइए शुरू करें सीक्वेंसेस का 10th लेक्चर विच इंक्लूड्स सेकंड लेक्चर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, जो कि बहुत ही आसान है। सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सीक्वेंस की लिमिट पर बेस्ड होता है। मान लीजिए सीक्वेंस है सीक्वेंस xn, इसका nth टर्म xn, इसकी आप लिमिट निकालो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यदि ये लिमिट फाइनाइट और यूनिक हो तो कन्वर्जेंट, यदि ये लिमिट इनफाइनाइट हो एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ n हो तो डाइवर्जेंट, और अगर सीक्वेंस न कन्वर्जेंट हो न डाइवर्जेंट हो तो ऑसिलेटरी। ये सब कल आपको हम बताए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे, और एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड भी होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेट अस सी सम मोर रिजल्ट्स। दो भागों में बांट दे रहे हैं। ए, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। दो होते हैं। पहला, एवरी मोनोटोनिकली शॉर्ट में से लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस which is bounded above converges to its supremum. Second, every monotonically decreasing sequence which is bounded below converges to its infimum. कंसेप्ट समझिए, बहुत ही क्लियर, बहुत साफ सुथरा। सीक्वेंस के सारे टर्म्स को हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, लोकेट कर दिए। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग माने सीक्वेंस के टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर है ना, टर्म्स माने रियल नंबर, तो संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं। अब इंक्रीज करने का मतलब दाहिने तरफ ना। अब समझिएगा, ये सब सारे कंसेप्ट आपको इसी तरह समझाए थे। यदि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, टर्म्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, और अगर दाहिने तरफ से बंधा हुआ है, बाउंडेड एबव माने इधर से बंधना, तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इधर जो है सुप्रीमम बैठा है बांधने के लिए, तो कन्वर्जेंट हो गया ना। और किसको कन्वर्ज करेगा? सुप्रीमम को। अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू L इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू L। ये जो लिमिट आती है ना, तो हम कहते हैं सीक्वेंस उसी को कन्वर्ज कर रहा है। दूसरा है, मान लीजिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी टर्म्स डिक्रीज करते जा रहे हैं बाईं तरफ। अब उधर कोई बैठा है बांधने वाला, बाउंड करने वाला, वो कौन होगा? इन्फिमम। तो बस बंध गया माने घटने की सीमा वही समाप्त हो गई ना, तो हमें एक फाइनाइट लिमिट प्राप्त हो गई, यानी कि कन्वर्जेंट। और किसको कन्वर्ज करेगा? इन्फिमम को। यही चीज इसमें लिखा हुआ है। कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। इनको प्रूव करना थोड़ा भारी काम है, ये आप बुक से पढ़ेंगे, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रूफ आप पढ़िएगा एक बार दो बार। देखिए, जब लॉजिकल प्रूफ आप पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैथमेटिक्स में लॉजिकल प्रूफ एक बार में समझ में प्रायः नहीं आता है, उसको हमेशा दो बार तीन बार पढ़ना चाहिए, और हड़बड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। एक एक वर्ड पे गौर करना चाहिए। हर चीज़ का एक कुछ एक इंडिकेशन होता है, एक संकेत होता है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो आप पढ़िएगा, आपके समझ में आएगा।
भाव समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कोई बांधने वाला उधर नहीं है, इंक्रीज ही करता जा रहा है, तो बताइए कहाँ तक इंक्रीज करेगा? इन्फिनिटी तक ना। तो इन्फिनिटी तक अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंट, और वो हो गया डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर कोई बांधने वाला है, बाउंड करने वाला है, बाउंडेड एबव अपर बाउंड सुप्रीमम है उधर, कि नहीं बस इससे अधिक नहीं बढ़ने देंगे हम, उधर ही रहिए सब लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट को प्राप्त हो गया। लिमिट आ गया, इसका मतलब कन्वर्जेंट हो गया। तो किसको कन्वर्ज करेगा? सुप्रीमम को ना। इधर अपर बाउंड्स होंगे ना सब बांधने वाले ढेर सारे, उसमें सबसे छोटा वाला कौन होगा? सुप्रीमम। सबसे पहले कौन मिलेगा बांधने वाला? सुप्रीमम। वैसे ही उधर इन्फीमम की बात है। तो ये कन्वर्जेंस की बात हुई है दो थ्योरम में। ऐसे बी, मोनोटोन डाइवर्जेंस थ्योरम। Every monotonically increasing sequence which is not bounded above, अभी बता रहे थे आपको कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है, दाहिने तरफ से बंधा नहीं है, तो इंक्रीज ही करता जाएगा। एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। इसी प्रकार से घटने वाला एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो, यानी इधर से बाईं तरफ से नहीं बंधा हुआ है, तो घटते ही जा रहा है, घट के कहां तक जाएगा भैया? बाईं तरफ कहां जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ऐसा। यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और दाहिनी तरफ कोई बांधने वाला नहीं है, तो टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, उधर कोई बांधने वाला, बाउंड करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी मीन्स डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और राइट साइड में कोई बाउंड है, बांधने वाला है, तो सीरीज सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। अब किसको कन्वर्ज करेगी? सुप्रीमम को। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाईं तरफ कोई बांधने वाला, बाउंड करने वाला है, तो सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्जेस टू इट्स इन्फीमम। तो इसी पर बेस्ड होकर के हमने आपको एक फार्मूला दिया था ना, शुरू में, अगर आपको याद हो तो, इफ सीक्वेंस ए एन is monotonically increasing, then इंक्रीज करने का मतलब सबसे छोटा टर्म कौन होगा? पहला, तो वही होता था इन्फीमम इक्वल टू A1, एंड सबसे बड़ा कौन होगा? वही सुप्रीमम होगा। तो सुप्रीमम हम निकालते थे कैसे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही लिमिट निकाल लेते थे भाई, an। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोई उधर बांधने वाला होगा तो लिमिट मिलेगा, फाइनाइट लिमिट मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। तो फाइनाइट लिमिट मिलने का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम। इसी प्रकार से आपको हम बताए थे, इफ सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देन सबसे बड़ा टर्म होगा A1, तो वही सुप्रीमम हो जाएगा। सुप्रीमम इक्वल टू A1 एंड इन्फीमम इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। प्रूफ आप बुक से देख लेना। इसके बाद मैंने लिमिट पढ़ाते समय कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट बताते समय आपको मैंने कहा था कि इसका प्रूफ आपको हम पढ़ा देंगे बाद में, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप लिखिए प्रूफ, ये बकाया है, प्रूफ ऑफ कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल प्रूफ है, टेक्निक है इसमें, वो भूल जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे।
पहले तो कौशी थ्योरम लिखा जाए, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इक्वल्स टू l, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an अपॉन n आल्सो इक्वल्स टू l। यानी ये लिमिट और ये लिमिट एक ही होती, बराबर होती। स्टार्ट, प्रूफ स्टार्ट। लेट अस कंसीडर, कहीं भी कोई भी प्रूफ आप पढ़ रहे हो, लेट अस कंसीडर, लेट अस टेक, लेट अस कंस्ट्रक्ट, इस तरीके की जब भाषा आए ना तो समझ लीजिए कि युक्ति लग रही है, कोई टेक्निक लगा रहे हैं, कोई स्किल खर्च किया जा रहा है। और वैसे भी जितने नेम्ड थ्योरम होते हैं ना, नाम वाले थ्योरम, मैथमेटिशियन के नाम वाले, उनके प्रूफ में निश्चित रूप से कोई ना कोई स्किल, युक्ति लगी होती है। अगर उसे भूल जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस Cn, where Cn equal to an minus l for all n belonging to capital N. Then limit n tends to infinity Cn equals to लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an माइनस l। इसके ऊपर तो कुछ असर पड़ेगा नहीं, इसमें n है ही नहीं है। और ये लिमिट कितनी दी गई है, l, दिस विल बी l माइनस l इक्वल टू 0, नंबर 1। अब इस नंबर 1 से हम दो क्लू लेंगे। नंबर 1, फ्रॉम 1 कम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सीधा सीधा हम लिखें, सीक्वेंस Cn इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये 0 जो नंबर है ना, ये फाइनाइट है, और चूंकि एक ही आया है तो इसलिए यूनिक भी है, n के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सिंस लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज फाइनाइट एंड यूनिक, देयरफॉर द सीक्वेंस Cn इज कन्वर्जेंट एंड हेंस बाउंडेड। आपने पढ़ा था ना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। सीक्वेंस Cn इज कन्वर्जेंट एंड हेंस बाउंडेड, देयरफॉर अब बाउंडेडनेस का डेफिनेशन लगाइए। देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर k ग्रेटर देन 0 सच दैट mod Cn लेस देन k फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। नंबर 2। दूसरा कंसिक्वेंस से हम क्या लेंगे, रिजल्ट 1 से, फ्रॉम 1 लिमिट का डेफिनेशन लिखना है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट mod Cn माइनस 0, ओके, Cn माइनस 0 लेस देन, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 लिख रहा हूं मैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, दैट इज mod Cn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। नंबर 3, सॉरी। तो आप बताइए, कुछ आपको दिक्कत हुई क्या? यही याद रखना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस लेके हम चल रहे हैं, एक सीक्वेंस हमने कंसीडर किया, उसकी मदद ली जा रही है प्रूव करने में। तो हमें अब जो लिमिट निकालनी है, अब आप उसे देखें। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 की वैल्यू देखो, Cn क्या लिए थे आप, Cn लिए थे an माइनस l, तो an कितना होगा, Cn प्लस l। तो इसी से आप a1 a2 a3 सबकी वैल्यू रखते चलिए। a1 की जगह हो जाएगा c1 प्लस l प्लस a2 की जगह हो जाएगा c2 प्लस l प्लस सो ऑन प्लस an की जगह हो जाएगा cn प्लस l इक्वल्स टू
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। हाँ, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिखने पड़ा हमको तो पुअर लगता है भाई। देखो L प्लस एल प्लस एल n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा NL/n। फिलहाल अब अपान n तो हम बाहर लिख दिए तो सिर्फ NL लिखिए और प्लस विद इन द ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn, ये आ गया इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जरा पहले पे ध्यान दीजिए, n कैंसिल हो जाएगा, इस लिमिट से मुक्त हो जाएगा तो सिर्फ कितना आएगा, सिर्फ आएगा L और प्लस दूसरा हिस्सा बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn अपॉन n। इसकी नंबरिंग करिए आप 4। नंबर 1 2 3 4 तक हो चुका, याद रखिए ना, बाद में हम मिटा देंगे, भूल जाएगा, हमको देखने के लिए हमारे पास है नहीं। तो देखो अब थोड़ा सा अपनी चालाकी हम लोग लगा रहे हैं। हमें बताना है कि इसका लिमिट कितना आएगा L और इसकी लिमिट इतनी आ चुकी है और हमें इतना ही बताना है। इसका मतलब जाहिर सी बात है इसकी लिमिट कितनी होगी, 0। अब इसकी लिमिट 0 प्रूव करने के लिए थोड़ा सा वही एक एक्स्ट्रा स्टिल की जरूरत है। तो इसकी लिमिट 0 कब होगी, जब for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod C1 plus C2 plus so on plus Cn upon n minus 0 less than epsilon for all n greater than or equal to m, ऐसा हो जाए बस। अगर ये चीज हम प्रूव कर ले हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या है, 0। तो आइए अब इसी को हम देखें, इसी को देखते हैं। Now mod C1 plus C2 plus so on plus Cn upon n minus 0 इक्वल्स टू, पॉजिटिव होने के नाते मॉड से बाहर कर लिया इसको और मॉड के अंदर मॉड C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn इक्वल्स टू 1/n मॉड C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cm प्लस Cm प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस Cn। ट्रायंगल इनइक्वलिटी जनरलाइज्ड फॉर्म लगा दीजिए, लेस देन और इक्वल टू 1/n विद इन द ब्रैकेट मॉड C1 प्लस मॉड C2 प्लस सो ऑन प्लस मॉड Cm प्लस मॉड Cm प्लस 1 प्लस मॉड Cm प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस मॉड Cn। हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, वही है ना, सब मिटा दिया हमने, फिर भी हमें याद है, देखो बताते हैं। एक तो था मॉड Cn लेस देन k, ये लागू था n के सभी मानों के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसकी नंबरिंग क्या थी, मॉड Cn लेस देन k की नंबरिंग क्या थी भाई, बड़ी मुश्किल है। मॉड Cn लेस देन k की नंबरिंग याद करो भाई, पता नहीं, छोड़िए फिलहाल। और एक था हमारे पास मॉड Cn इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो ये हम लागू तभी कर पाएंगे जब n का मान m या m से बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक हिस्सा ये ले लेंगे और एक हिस्सा ये ले लेंगे। इस हिस्से पर कौन सी इनइक्वलिटी लागू होगी, ये वाली, क्योंकि इसमें n का मान हमने m से बढ़ा लिया है, m से बढ़ा लिया है। और इस हिस्से पर ये वाली लागू होगी, ये वाली तो सब पे लागू होगी, लेकिन हम यही करेंगे। तो अब हम लिख रहे हैं यहां पे लेस देन 1/n करली ब्रैकेट, ये वाला यहां से यहां तक, तो ये है सभी k से छोटे हैं, k प्लस सो ऑन प्लस k, ये रहा, और प्लस, अब आइए इस पे, ये सब के सब एप्सिलॉन बाई 2 से छोटे हैं, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस सो ऑन प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये रहा। और ये शर्त के साथ चलेगा, इस कंडीशन के साथ, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m।
इक्वल्स टू 1/n विद इन द ब्रैकेट, ये k कितने टाइम्स है यहां से गिन लो 1 2 3 4 m, तो ये हो गया mk प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कितनी बार है, m प्लस 1 से n तक कितनी संख्याएं हुई, अरे भाई यहां से लेके यहां तक n है और यहां से यहां तक m है, तो n माइनस m, ये रहा, इक्वल्स टू 1/n करली ब्रैकेट mk प्लस n एप्सिलॉन बाई 2 माइनस m एप्सिलॉन बाई 2। तो हम पहुंच गए मॉड C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn अपॉन n माइनस 0 इज लेस देन 1/n से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो mk अपॉन n, n कैंसिल, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और माइनस m एप्सिलॉन अपॉन 2n, m एप्सिलॉन अपॉन 2n में सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं। अब ये कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो, इसके सम को कम कर रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं दिस इज लेस देन mk अपॉन n प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये हो गया फिफ्थ। अब देखो यहां पे दूसरा स्केल आ गया, अचानक इतना इनइक्वलिटी है ना, दिक्कत होती है, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेट अस चूज, अब फिर स्केल लग रहा है p बिलोंगिंग टू कैपिटल N, यानी लेट अस चूज अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट p is greater than 2mk upon epsilon, that is 2mk upon epsilon is less than p, which implies that mk upon p, देखो mk upon p less than epsilon by 2. Clearly mk upon n और mk अपॉन p, अगर n को हम बड़ा कर दें और p को छोटा कर दें, तो n को बड़ा करने का मतलब ये छोटा हो जाएगा, लेस देन दिस, ये होगा किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन p। अब इन दोनों रिजल्ट्स को आप मिक्स करिए, देयरफॉर mk अपॉन n विच इज लेस देन mk upon p under this condition, and this is less than epsilon by 2 for all n greater than p, implies that mk upon n is less than epsilon by 2 for all n greater than p। तो ये एक रिजल्ट ये हो गया। यहाँ पे मैं कंडीशन लिखना तब लिखना भूल गया हूँ, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। इस रिजल्ट को लेके चलिए वहां, this is less than this and this will be less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 under two conditions. One condition is here, one condition is here. तो मैं मिटा रहा हूं। यही सब बस दिमाग में रखना है, कहां पे क्या चूज करना है, कैसे कैसे टर्न लेना है। फ्रॉम 5 and 6 we have mod C1 plus C2 plus so on plus Cn upon n minus 0 is less than mk upon n plus epsilon by 2, and this will be less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 equals to epsilon for all n greater than or equal to m for all n greater than p।
दो कंडीशन लगे हुए हैं। एक है, देखो m और p में कोई तो छोटा कोई तो बड़ा होगा, तो समझने के लिए हम m को छोटा और p को बड़ा मान लिए। तो ये लागू है उन सभी n के लिए जो m अथवा उससे बड़े हैं, और दूसरी वाली इनइक्वलिटी लागू थी उन सभी n के लिए जो p से बड़े हैं। तो दोनों इनइक्वलिटी किस क्षेत्र में लागू होगी? जो p से बड़े हैं। और p क्या है? m और p में जो बड़ा है, मैक्सिमम है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, implies that mod c1 plus c2 plus so on plus cn upon n minus 0 is less than epsilon for all n greater than or equal to। चूंकि m खाली नहीं है तो m की जगह हम कुछ और ले ले रहे हैं, हम इसको m नॉट लिख दे रहे हैं, where m नॉट इक्वल टू मैक्स ऑब्लिक मैक्स ऑफ m कामा p। ऐसा m और p में जो मैक्सिमम है, जो बड़ा है, उसको हमने m नॉट से डिनोट कर दिया। अब इसको समराइज करिए, इस पूरे प्रूफ को समराइज करिए। 10 इसमें जो एप्सिलॉन इन्वॉल्व है शुरू से ही ना लिखा गया, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव बट आर्बिट्रेरी। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट मॉड c1 plus c2 plus so on plus cn upon n minus 0 is less than epsilon for all n greater than or equal to m naught. And so limit n tends to infinity, c1 plus c2 plus so on plus cn upon n equals to 0। तो काम हो गया ना। अब वो नंबर मुझे याद नहीं है, बस लिख देना है पुटिंग दिस इन दिस, तो हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an अपॉन n इक्वल्स टू क्या आया था? l प्लस ये, तो 0 इक्वल्स टू l। यही प्रूव करना था। कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स या ऑन लिमिट्स का प्रूफ थोड़ा टेक्निकल है। ये बिल्कुल तभी आप कर पाएंगे जब सब चीज़ें दिमाग में आपके रहें। शुरू में ही आपने एक सीक्वेंस कंसीडर किया, cn सीक्वेंस cn इक्वल टू सीक्वेंस an माइनस l। उसके बाद का काम आसान है। cn की लिमिट निकाला आपने, वो 0 आ गया, फाइनाइट यूनिक। इस आधार पे आपने कह दिया कि सीक्वेंस cn कन्वर्जेंट है और बाउंडेड है। बाउंडेड है तो मॉड cn लेस देन k वाली इनइक्वलिटी मिल गई। फिर आपने लिखा कि लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी cn इक्वल्स टू 0, तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट अप्लाई कर दिया, तो आपको एक रिजल्ट मिल गया, मॉड cn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब जो लिमिट निकालनी थी उसको निकालना शुरू किए, तो वो लिमिट आ गई थी l प्लस दिस वन। ठीक है ना, यहाँ तक बड़ा क्लियर है मामला। अब इसको प्रूव करने में आप चलते गए वो जो लिखा आपने, लेट अस चूज p सच दैट p इज ग्रेटर देन 2m के अपॉन एप्सिलॉन, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कैसे इसको चूज करके कैसे रिजल्ट तक हम ले जाते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉसीज सेकंड थ्योरम इसी पर बेस्ड है, कॉसीज फर्स्ट फार्मूला इसी पर बेस्ड है, सब के सब इसी पर बेस्ड है। ये प्रूफ अगर पता है तो अगला प्रूफ आप पढ़िएगा, देखिए बहुत सरल है, सब कुछ बहुत आसान है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये चैनल, ये हमारा था लेक्चर 10वां, यानी इसके पहले 9 लेक्चर सीक्वेंस पे और हैं, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। और अभी सीक्वेंस का काम जारी है, और अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे कॉसी सीक्वेंस। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। थैंक यू वेरी मच।